गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि आरबीआई अपने किस किस फंक्शन को परफॉर्म करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है या फिर स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे। बच्चों, आपके स्क्रीन पे 5 फंक्शन का लिस्ट दिया गया है। यही वो फंक्शन है जिसको आरबीआई परफॉर्म करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है या फिर स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। पहला फंक्शन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी। अब यहां पे स्टेबिलिटी का मतलब क्या है और प्राइस का मतलब क्या है? यदि आप मुझसे पूछें तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्राइस ऑफ करेंसी। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल फिक्स कर देना नहीं होता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइस बढ़े या घटे बट एक स्मूथ रेट से। ऐसा नहीं कि अभी प्राइस 70% बढ़ गया और फिर 40% नीचे आ गया, ऐसा नहीं है। प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइस बढ़े या घटे बट स्मूथ रेट से। अब सबसे पहले हम यदि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात लेते हैं तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा एक पर्टिकुलर रेट से, सो दैट कि कंज्यूमर उसको एक्सपेक्ट करता है, प्रोड्यूसर उसको एक्सपेक्ट करता है, उसे पता है कि अगले 2 सालों में या अगले 1 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में प्राइस कितना परसेंट बढ़ जाएगा। यदि इस तरह वो एक्सपेक्ट कर सकता है तो प्रोड्यूसर, मान लेते हैं प्राइस बढ़ने को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसकी चूंकि प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसके वजह से वो ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करेगा और ज्यादा प्रोडक्शन को प्लान कर पाएगा और इकोनॉमी ग्रो होगी एक स्मूथ रेट से। ये तो पहला पार्ट था, प्राइस स्टेबलाइजेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा पार्ट है प्राइस ऑफ करेंसी का स्टेबलाइजेशन। यानी आरबीआई ये भी काम करता है कि जो इंडियन रूपी है उसका प्राइस यानी उसकी वैल्यू ना बहुत तेजी से घट जाए और ना ही बहुत तेजी से बढ़ जाए। यदि घटना और बढ़ना भी है तो उसको एक स्मूथ तरीके से प्लान्ड वे में बढ़े और घटे। हालांकि ऐसा कोशिश किया जाता है और आरबीआई या किसी भी देश के जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये कोशिश करते हैं कि उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़े। अपार्ट फ्रॉम, हमें यदि ट्रेड की बात छोड़ दिया जाए तो ये आरबीआई या फिर किसी भी करेंसी, किसी भी कंट्री की करेंसी को ये कोशिश किया जाता है, वहां के सेंट्रल बैंक ये कोशिश करता है कि मोस्ट स्टेबल रहे या फिर यदि बढ़े भी तो वो मतलब बहुत स्मूथ रेट से बढ़े, कम से कम घटे नहीं। जब घटाया जाता है तो उसके अलग फायदे हैं, वो अलग वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। जैसे कि जैसे ही किसी करेंसी की वैल्यू घटती है यानी डीवैल्यूएशन होता है तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट घट जाता है, तो करंट अकाउंट थोड़ा सरप्लस में या फिर बेहतर स्थिति में हो जाता है। वो हम यहां नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा है आपको यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह के होते हैं, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना। अब आरबीआई या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई क्यों बढ़ाएगी भाई? बिल्कुल बढ़ाएगी, जरूरत पड़ता है। जब इकोनॉमी ग्रो होता है, जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन होती है,
यानी ज्यादा करेंसी की जरूरत पड़ती है। तो उस स्थिति में आरबीआई या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार मनी सप्लाई बढ़ाता है। और यदि उसको लगता है कि इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विड हो गया है तो वो मनी सप्लाई को घटा सकता है। इसे आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से बताया। अब इन दोनों पॉलिसी के माध्यम से सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। इज दैट क्लियर बच्चों? आगे देखिए, कंट्रोल ऑन क्रेडिट एंड द मनी सप्लाई। यहां पर भी देख लीजिए। अब यदि आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विड हो गया है, जब ज्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने लगेंगे मार्केट में, यानी इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकलने लगता है, जैसे इंडिया में आरबीआई ने फिक्स कर रखा है 2% से लेकर के 6% तक, यानी 4% दिया गया है प्लस माइनस 2%। तो यदि इस रेंज से बाहर निकलेगा इन्फ्लेशन, तब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू इसको कम और ज्यादा कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है, 6% से ज्यादा हो गया, तो उस केस में आरबीआई मनी सप्लाई को घटाता है या फिर क्रेडिट कंट्रोल करता है कि इकोनॉमी से पैसे वापस आरबीआई के तिजोरी में आ जाए, लिक्विडिटी कम हो जाए, तो इन्फ्लेशन अपने आप ही घट जाए। इज दैट क्लियर बच्चा? तीसरा है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अभी हमने इसको इनडायरेक्टली डिस्कस किया था बच्चों। एक्सचेंज रेट क्या होता है? बेसिकली इट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री एक्सचेंज विद वन यूनिट करेंसी ऑफ अदर कंट्री। जैसे इंडिया की बात यदि हम देखें तो इंडिया का 85 या 86 रुपये यूएस के $1 के बराबर है। वो बात अलग है कि पिछले 10 सालों में काफी तेजी से इंडिया की करेंसी की वैल्यू घटा है, बट आरबीआई का ये काम है कि इसको स्टेबलाइज रखे, इसको कंट्रोल रखे। अब ये कैसे करेगा? एक्सचेंज रेट को कैसे कंट्रोल करेगा? वहां पर भी मनी सप्लाई बढ़ा और घटा करके कर सकता है। दो तरीके हैं, एक तो जब एक्सचेंज रेट खुले मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है, और दूसरा डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन के थ्रू डिसाइड होता है। इसका भी यही काम है आरबीआई का कि एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखे। अदरवाइज कभी एक्सचेंज रेट घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, उस स्थिति में बिजनेस को प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आरबीआई का काम है कि इसको स्टेबलाइज रखे। बैंकिंग रेगुलेशन, आरबीआई का यह भी काम है कि बैंकों को रेगुलेट करे। ऐसा नहीं कि कोई बैंक आप लोगों के पैसे लेकर के भाग जाए या फिर अनाप शनाप इंटरेस्ट रेट देने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आरबीआई का यह भी काम है कि बैंकों को रेगुलेट करना, इधर थ्रू सीआरआर, रेपो रेट और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू लाइसेंसिंग, जिसके थ्रू आरबीआई बैंक को रेगुलेट करता है सो दैट वो पब्लिक से फ्रॉड ना कर पाए। इन्हीं सब फंक्शन की वजह से आरबीआई को इकोनॉमी का गार्जियन कहा जाता है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।